नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन कृषि दर्शन कार्यक्रम में होता है सजीव फोन इन कार्यक्रम। जी हाँ, आप सीधे संवाद कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में बैठे विषय विशेषज्ञों से और आप बात कर सकते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान आप सीधे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको जल्दी से बताते हैं 0755-266-0049 और 1800-233-040 ये हमारे फ़ोन नंबर हैं। और आज का जो हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम का विषय है वो है जायद फसलों में समसामयिक कार्य। तो इन विषयों पर आप फ़ोन कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ कौन है, आइए उनसे भी हम आपको कराते हैं रूबरू। हमारे साथ हैं हमारे एक सफल किसान, हमारे साथ मिलेंगे हेमंत कुमार नागर जी, हिनौती से हमारे साथ हैं। और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम से आए हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। अभी इस समय हम देख रहे हैं कि जायद की फसलों का समय आ गया है, हमारे किसान तैयारी करने लगे हैं। कटाई गहाई के बाद का जो समय है वो बहुत व्यस्त समय हो जाता है। इस समय हमारे किसान भाई किस तरह सामयिक कार्य करें, इसकी सलाह दीजिए। जी, किसान भैया को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी अप्रैल चल रहा है और कहीं कहीं किसानों की कटाई चल रही है, कहीं कहीं किसान कटाई करके गहाई भी करने के लिए तैयार हैं, कहीं गेहूं कटा रखा हुआ है। तो थ्रेशिंग बहुत सारे किसान कर रहे हैं, तो उसमें किसानों को बहुत सारी सावधानी रखना चाहिए किसानों को कि थ्रेशिंग करते समय किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। तो वो किसान भाई ध्यान रखें, मौसम को देखते हुए ध्यान रखें कि कहीं भी जो किसान की फसल पड़ी हुई है खेतों में उसको भी सुरक्षित रखें। और इसके अलावा मौसम का भी हमेशा अपडेट लेते रहें किसान भाई के आने वाले समय में क्या मौसम रहने वाला है, तो उसके हिसाब से ही किसान भाई गहाई करें। गहाई करने के बाद किसान भाई अपना जो अनाज है, जो 3 महीने 4 महीने की मेहनत है, उसको सुरक्षित स्थान पर रखें, सुखाकर रखें, जिसमें नमी परसेंट कम से कम 7 से 10% नमी हो। गेहूँ हो, चना हो, अन्य फसलें जो रबी की फसल की कटाई हुई है किसान भाई उस फसलों को अपनी गहाई करके सुरक्षित स्थान पर रखें। और खेत जो खाली हैं उनको भी अपन साफ करें। खाली खेतों को साफ करने का भी काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं। हेमंत जी, अभी इस समय क्या कार्यक्रम चल रहा है आपके खेतों में, क्या व्यस्तताएं हैं? अभी हमने जो है पास में ही कुछ दिन पहले ही गेहूं की कटाई की है और भूसा जो है मशीन से भी बनवाया है, कुछ थ्रेसिंग भी हमने की है और इसके अलावा हम उसकी जुताई कर रहे हैं खेत की। और जो हमारे पास पानी उपलब्ध है अभी उसमें हम अभी लगाएंगे, जैसे सब्जी वर्गीय फसल में टिंडा लगाएंगे हम। अच्छा। और इसके अलावा भिंडी भी हम लगाएंगे जो कि सावन के महीने तक उधर जुलाई अगस्त तक चलेगी। फिर उसके बाद दूसरी फसल उसमें बोएंगे हम। अभी हम जो जायद की फसल है मूंग भी हम लगा रहे हैं। और मूंग में जो देसी मूंग है और जो हाइब्रिड मूंग है, तो हम प्राथमिकता देसी मूंग को ज्यादा देते हैं, जिससे कि उसमें जो कीट जो है, रोग जो है वो कम से कम लगे। क्योंकि जो हाइब्रिड बीज है उसके लिए हमें अधिकतम मात्रा में पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है, जो कि खेती के लिए नुकसानदायक भी है और फसलों के लिए भी नुकसानदायक है। और फिर इसके अलावा हम गिल की सब्जी वर्गीय अधिक इस समय जो है सब्जी वर्गीय लगाते हैं। कुछ मक्का भी बीच में हम लगा देते हैं, उसके भुट्टे जो है हम गाँव में आसपास बेचकर जो छोटे मोटे हमारे खर्चे हैं उसको हम कम कर रहे हैं। कहना चाहिए व्यस्तता भरा माहौल है अभी और बहुत काम है, चाहे वो सब्जियों का काम हो, चाहे फसलों की तैयारी हो। बिल्कुल हमारे किसान भाई लगे हुए हैं और कृषि दर्शन आपके साथ में है। और हमारे एक किसान हमसे जुड़ रहे हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नंदस्वरूप जी, प्रश्न कीजिए अपना। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो गर्मी की फसल हम लोग लेते हैं जायद वाली, तो इसमें जो हमारे खरपतवार होते हैं तो इनका हमें जो है निस्तारण करना चाहिए कि प्रबंधन करना चाहिए? और दूसरी चीज, जो हमारे खेत खाली हो गए हैं तो उनको जो है हमें उनके साथ क्या करना चाहिए कि गहरी जुताई करके उनको किस प्रकार से मजबूत बनाए, फिर उसमें जो है ये जो जल धारण क्षमता हमारी बढ़ती, पहला पानी गिरता है, दीमक की समस्या खत्म होती, फिर हम उनमें फसल चक्र कैसे अपनाएं। और कुछ हमारी फसलें ऐसी थी जो उथली जड़ वाली थी, गहरी जड़ वाली होती, उनको गर्मी में किस प्रकार से देख रेख करें? जी, बहुत सारे सवाल एक साथ आ गए हैं। तो सामयिक कार्य क्या हमारे किसान भाई करें? जी मैडम, बहुत अच्छे सवाल किए हैं कि खरपतवार प्रबंधन जो मूंग की फसल में उन्होंने पूछा है। तो लगभग किसान भाई जो 20 से 25 दिन की अगर फसल हो जाती है तो मूंग में वहाँ खरपतवार प्रबंधन करें।
और गहरी जुताई की उन्होंने प्रश्न किया है, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को 3 साल में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें, जिससे क्या होता है कि एक तो खरपतवार प्रबंधन होता है, उससे जो नीचे उनकी जड़ें होती हैं खरपतवार की वो ऊपर आके सूख जाती हैं। मई माह में लगभग अपना 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उसमें बहुत सारे कीट के प्यूपे हैं, कीट हैं, वो आके हानिकारक कीट वो ख़त्म हो जाते हैं। और मिट्टी जो नीचे सड़े हुए पत्ते हैं या वो हैं दब के नीचे दब जाते हैं, वो भी ऊपर आ जाते हैं, तो अपना सड़ा हुआ जो माल है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर जो अनसड़े पत्ते रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो हमेशा किसान भाइयों को गहरी जुताई भी करनी चाहिए। किसान भाइयों को और भी उन्होंने प्रश्न किया, बहुत सारे लगातार। समन्वित खेती किस तरह करें, वो इस बात के लिए रह रहे हैं। हाँ, समन्वित खेती इस प्रकार से करें कि जिस प्रकार से अगर कुछ किसान भाई मक्का लगा रहे हैं तो वहाँ हम लोबिया लगा सकते हैं, ऐसे समन्वित खेती करें। कहीं अगर डेयरी है तो डेयरी भी करें, अगर चारे की बुवाई भी कर सकते हैं किसान भाई साथ साथ में। तो इस प्रकार से हम समन्वित खेती, मछली पालन है, मछली पालन किसान भाइयों को करना चाहिए, बकरी पालन है, बकरी पालन भी किसान भाइयों को करना चाहिए। इस प्रकार से वो समन्वित खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। हेमंत जी, गहरी जुताई की बात बहुत ज़रूरी होती है, तो गहरी जुताई हमारे जब किसान भाई करते हैं तो आप क्या परामर्श देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को? गहरी जुताई में फिलहाल के तौर पर पहले तो हम हल से गहरी जुताई करते थे, लेकिन अब प्रचलन में मशीनरी का उपयोग अधिकतर होने लगा है, तो हम जो कल्टीवेटर जो होता है, कल्टीवेशन जब करते हैं तो एक पंजी करके एक कल्टीवेटर जो होता है कल्टीवेशन करने के लिए उससे करें, या फिर हम जो पिलाऊ जो है उससे हम करते हैं। तो पिलाऊ के लिए जो ट्रैक्टर की जो क्षमताएं हैं, उस ट्रैक्टर की क्षमता के आधार पर जब हम पिलाऊ को उसमें जोतते हैं तो उसके आधार पर ट्रैक्टर की डीजल की बचत भी कम होगी। अच्छा, डीजल भी कम जलेगा। और यदि हमने जो पिलाऊ जो है हमने ज़्यादा गहरा लगाया, ज़्यादा दूसरा लिया, तो उसमें डीजल ज़्यादा जलता है। तो गहरी जुताई करना है तो कितना आपको करना है, अच्छा, और कौन सी फसल आपको आगे लगानी है। अच्छा। आने वाले 3 सालों के लिए आप जो गहरी जुताई करने की जो बात सर अभी बोल रहे थे, तो हमें गहरी जुताई करना आने वाली फसल को देखते हुए भी करना है। जैसे आने वाली फसल खरीफ की क्या होगी, आप धान लगाना चाह रहे हैं, इससे पहले आपने क्या बोया था, इससे पहले गेहूं बोया था, चना था, तो चने वाले खेत में हम गहरी जुताई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हाँ, हम गेहूं के खेत में यदि हम करते हैं या जो दूसरी वो जो फसल जैसे हमने बोई है, तुअर की फसल जैसे बोई है, तो उसमें भी गहरी जुताई करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुअर की फसल में जो जड़ें जो होती है वो अधिक मात्रा में जमीन को वो देती है, उर्वरक देती है। तो हमें गहरी जुताई करना चाहिए। जैसे गेहूं की फसल है, गन्ने की फसल के अनुसार करनी चाहिए। हमें गन्ने की फसल में हम काट चुके हैं और फिर से दूसरा गन्ना लगाना है, तो हमें गहरी जुताई करनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि फसल की पहले हमें बात रखनी चाहिए कि पहले फसल का चुनाव कर लें कि किस तरह हो, तब फिर हम गहरी जुताई करें, तो इससे क्या फायदा होता है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रश्न किया था कि फसल चक्र किस प्रकार से, तो किसान भाइयों को मई के महीने में, अप्रैल के महीने में ये प्लान कर लेना चाहिए कि किस हमें कौन कौन सी फसल लेना है। खरीफ में हमें कौन सी फसल लेना है, रबी में हमें कौन सी फसल लेना है, और जायद में अगले आने वाले सीजन्स के लिए ये फसल का चयन अभी हमें मई माह में कर लेना चाहिए। और मई माह में ही, अप्रैल माह में ही हमें खाद की, बीज की, सभी चीज़ों की तैयारी करके रखना चाहिए। इसी प्रकार जैसे किसान भाई ने बताया कि गहरी जुताई, तो गहरी जुताई भी हमें फसल के अनुसार करनी चाहिए कि हमें कौन सी फसल लगाना है और आने वाले खरीफ सीजन में हमें क्या फसल लेना है, और हमने अभी भी कौन सी फसल ली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट रिकमेंडेशन, अनुशंसा ये है कि सभी किसान भाइयों को 3 साल में एक बार गहरी जुताई अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, कीट है, रोग है, उनका भी प्रबंधन होता है, साथ ही साथ में खरपतवार प्रबंधन भी होता है। तो ये हमारे निश्चित रूप से 3 साल में एक बार किसान भाइयों को करना चाहिए। बिल्कुल, 3 साल में एक बार आपने गहरी जुताई के लिए कहा, कितने समय के लिए खेत को गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए ताकि अच्छा उसका हमें फायदा मिल सके? ये जो गहरी जुताई है वो मई माह में करना चाहिए, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 43 डिग्री कड़ी धूप जिससे कड़ी धूप में लगभग 15 से 20 दिन कड़ी धूप खेत को लगना चाहिए, जिससे क्या है, जब पहला पानी गिरता है तो उसमें मॉइस्चर भी कंजर्व होता है। बहुत बढ़िया। अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें
अच्छी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और मिट्टी में मॉइस्चर कंजर्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहिए कि हमारे डॉक्टर साहब और हमारे सफल किसान जो है वो अपने अनुभव से ये कहना चाहते हैं कि जितनी अच्छी गहरी जुताई होगी तो जब पानी बरसेगा तो उतना अच्छा ही पानी का अवशोषण होगा और हमारी जो धरती है वो अपने आप में उर्वरा हो जाएगी, है ना। नरवाई प्रबंधन बहुत ही यक्ष प्रश्न है सर हमारे किसान भाइयों के सामने कि नरवाई का प्रबंधन किस तरह करें। जी निश्चित रूप से ये जो जायद में हमारे लिए सीजन होता है किसान भाइयों को और एक बड़ी समस्या है किसान भाइयों के सामने के जला देते हैं, बट नरवाई प्रबंधन करना बहुत ही अच्छा है और विशेष रूप से सभी किसानों को ये करना चाहिए। इसमें बहुत सारी विधियां हैं, किसान अपने अनुसार अपने भौतिक संसाधनों के अनुसार उसमें चयन कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से नरवाई प्रबंधन करना है। जिस प्रकार से नरवाई प्रबंधन करना है उस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं जिसमें एक अपन जो गहरी जुताई की बात कर चुके हैं और मोल बोल्ड प्लाऊ है उससे भी हम नरवाई प्रबंधन कर सकते हैं। अगर गेहूं कटने के पश्चात हम स्ट्रॉ अगर भूसा बना सकते हैं तो भूसा बनाकर भी हम नरवाई प्रबंधन कर सकते हैं और उसके बाद एक रोटावेटर चला दें तो रोटावेटर से भी। इसी प्रकार से हमारे पास एक मशीन मल्चर होती है, उससे भी हम भूसे को नरवाई को प्रबंधन कर सकते हैं और अपने खेत में मिला सकते हैं और अपने खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हम रोटावेटर चला के और कल्टीवेटर चला के, है ना, डिफरेंट टाइप के उसमें मशीन्स होती हैं, उससे अपन नरवाई प्रबंधन कर सकते हैं। नरवाई प्रबंधन से क्या होता है कि एक तो हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती है, हमें मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन पदार्थ की कमी हमारी धीरे धीरे हमारी मिट्टी में आ रही है। हमारी मिट्टी में लगभग 1.1% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, वो धीरे धीरे घट के लगभग कहीं कहीं 0.5 भी हो गया है, कहीं कहीं 0.4 भी पाया गया है। लेकिन एक अच्छी उर्वरक मृदा के लिए हमारे मिट्टी में 0.75 से 1% तक ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नरवाई का अगर अच्छा प्रबंधन करेंगे, हमारे फसल के अवशेष हैं अगर खेत में मिलाएंगे विधियों से, रोटावेटर से, चाहे वो मल्चर से, सीडर से, तो निश्चित रूप से हमारी जो मिट्टी है वो उर्वरक बनेगी। बिल्कुल। और हेमंत जी आप तो जलाते नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। किस तरह प्रबंधन करते हैं, आपके अनुभव सुनना चाहेंगे। हम जो है खेती, जैसे मान लीजिए मेरे पास 8 एकड़ ज़मीन है जी, तो हम 8 एकड़ ज़मीन में हमने जैसे 2 एकड़ में चना लगाया, 6 एकड़ बचा, 1 एकड़ में मसूर लगाई। अब हमारे पास बची ज़मीन 5 एकड़ और हमने गेहूं बोया 3 एकड़ में, 2 एकड़ में सब्जी वर्गी फसल में लगाई, कुछ बगीचे हैं हमारे पास। तो कम ज़मीन हमारे पास गेहूं की हमने बोई तो हम कोशिश करते हैं हाथ से काटने की। बिल्कुल। हम आपका आगे सवाल का जो जवाब है वो सुनेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, नर्मदापुरम से हैं, चौकसी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। प्रश्न कीजिए अपना। जी जी अपना प्रश्न कीजिए संजय चौकसी जी। हेलो, शायद तकनीकी कुछ हो रहा है जी, हम जी संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। हम बात कर मैं बोल रहा था कि हम गेहूं की कटाई करते हैं, जिससे कि गेहूं की कटाई करने के बाद उसका भूसा जब निकलता है तो वो हम हंसिया वगैरह इससे काटते हैं, हंसिया से, तो वो नीचे से हम काटते हैं। उसके बाद हमें नरवाई प्रबंधन ज्यादा मात्रा में नहीं करना पड़ता है। क्या आप जागरूक करते हैं अपने हाँ, आसपास बिल्कुल के किसानों को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमें कई फायदे हैं। एक तो जो सर जैसे बता रहे थे कि आपके पास जो संसाधन है वो हमें नहीं लगाने पड़ेंगे, उसमें डीजल की खपत, जो कम लागत की जो बात आती है खेती की, तो डीजल नहीं जलाना पड़ेगा, मशीनरी का उपयोग नहीं होगा और हम हाथ से हम अपना काम करते हैं, तो हमें उस चीज से कई फायदे हैं। एक तो लागत में हमारी कमी आ गई, दूसरा हमारा भूसा जो मशीन से बनता है, थ्रेसिंग करते हैं, भूसा बारीक बनता है। और यदि हम जो आजकल जो नई तकनीक जो आई है, जो मशीन से भूसा बनाने की, उससे भूसा मोटा बनता है, उसको पशु भी कम खाते हैं। तो अधिकतर हम कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहने के लिए और जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए न जलाएं और हाथों से काम आप करें। बिल्कुल, हाथों से काम करें, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपको भी कम लागत लगेगी और हमारा जो पशु है वो भी खुश रहेगा। तो हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कृषि दर्शन में लेते हैं बस एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
देखें। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि आपको फ़ोन करना है। जी हाँ किसान भाइयों, आप फ़ोन करके अपने समसामयिक विषय पर बात कर सकते हैं। जायद फसलों में क्या समस्या है, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप उन समस्याओं के क्या प्रश्न चाहते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको फिर एक बार बता दें, 1800233040 और 0755266049 इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। सर, हम बात कर रहे हैं हमारे जायद फसलों में सामयिक कार्यों के लिए मिट्टी परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण विषय है, जिस पे हम बात करना चाहेंगे। हमारे किसान भाई आपसे विशेषज्ञ के तौर पे सलाह चाहते हैं। जी, किसान भाइयों को जायद सीजन में मौसम में मिट्टी परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक है। अप्रैल माह में लगभग खेत खाली हो जाते हैं और ये जो कार्य है मिट्टी परीक्षण कराने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जी। इसमें किसान भाइयों को आने वाली फसल के लिए ये ज्ञात हो जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं और कौन कौन से पोषक तत्व हैं। हमारे जो किसान भाइयों को पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं। बट माइक्रोन्यूट्रेंट भी जैसे जिंक है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनकी आवश्यकता होती है। तो किसान भाई मिट्टी परीक्षण करा के ये पता कर सकते हैं कि हमारे मिट्टी में कितने पोषक तत्व की मात्रा है, जिससे हम आने वाली फसल के लिए पोषक तत्व की मात्रा का पता कर सकते हैं और कितनी मात्रा में है पोषक तत्व देने हैं। तो किसान भाइयों को ये मैं सलाह है कि किसान भाई अभी अप्रैल माह में जितने भी खेत खाली हो चुके हैं, वहाँ पर अपन 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 जगह स्थान पर छोटा 12 इंच तक गड्ढा खोद कर ऐसी जगह गड्ढा खोदें जहां पूरे खेत का वो गड्ढे प्रतिनिधित्व करें, मेड़ पर नहीं खोदें और ऊपर की लेयर से ना मिट्टी लें। तो 12 इंच तक गड्ढा खोद कर ऊपर से नीचे तक पूरी परत, साइड की परत की मिट्टी निकाल लें। लगभग सभी गड्ढों में से आधा किलो मिट्टी निकाल कर और मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर लें। ऐसी जगह से स्थान से मिट्टी ना लें जहाँ पानी भरता हो या ढालू ज़मीन हो, बहुत ज़्यादा ऊपरी ज़मीन हो। ऐसी ज़मीन से सॉइल सैंपल ना लें। तो वो सभी सैंपल लेकर इकट्ठा कर लें और उसको कूट कर अच्छी तरह पीस कर और मिला लें। मिलाने के बाद उसको 4 भागों में बांट दें। एक भाग अपने स्थान पर रख लें। उसी प्रकार से जब वो एक भाग लें, उसको फिर अच्छी तरह कूट के मिला के 4 भाग में बांट लें। इस प्रकार से ऐसे आधा से 250 ग्राम से आधा किलो मिट्टी जब रह जाए, तो उसमें किसान भाई अपने खेत का नाम, कौन सा खेत है उसको कौन सा खेत बुलाते हैं, खसरा नंबर, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सभी जानकारी भर कर वह नज़दीकी किसी भी मृदा प्रयोगशाला में, कृषि विज्ञान केंद्र में या फिर विभाग में वो जमा कर सकते हैं और वहाँ से अपना रिपोर्ट कार्ड ले सकते हैं। जब किसान भाई सॉइल सैंपल की रिपोर्ट आ जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसकी रिपोर्ट में नाइट्रोजन % कितना आया है, फास्फोरस % कितना आया है और पोटास कितना आया है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके ध्यान के रखते हुए ही अपने आने वाली फसल के लिए पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए कि हमें कितना
डीएपी डालना है, कितना नाइट्रोजन डालना है, कितना बिल्कुल, फास्फोरस डालना है। बिल्कुल। तो हमारे जो जैसे सर ने बताया है कि मिट्टी परीक्षण करते समय हमें आवश्यक निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपसे हम जानना चाहेंगे और हमारे किसान भाई भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से जब मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट आती है तो हमें अनुशंसित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सर ने बताया अभी कि मिट्टी परीक्षण अति आवश्यक है, तो सबसे पहले हम चयन करते हैं कि हमारी जमीन में जो आने वाली फसल है, वो जो पिछली फसल है और पिछले वर्ष जो हमने बोई थी, हम उस रोग के प्रबंधन के लिए मिट्टी परीक्षण आवश्यक है। वो इसीलिए हम करते हैं कि हम जो फसल बोते हैं उसमें फफूंद लगती है ज़्यादा, या हमारी जमीन जो उकसा जो रोग होता है, हमारी फसल उकस जाती है। तो उस जब हमारी फसल उकस रही है या फफूंद लग रही है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी मिट्टी का परीक्षण, हमारी जमीन जो भूमि है उसके स्वास्थ्य को देखते हुए कि हमारी जमीन अब बीमार हो गई है, तो उसके लिए हमें उसका परीक्षण कराना आवश्यक है। तब हम हमारे खेतों में यदि संभव हो सके तो जो जमीन का हेल्थ कार्ड जो बना है, जो उसमें अनुशंसित जो उर्वरक है वो भी डालना है, तो वो हम पहले कोशिश करें कि हम जो जैसे सन हम पहले काटते थे और हमारी जमीन में हरी खाद हम डालते थे, तो हम पहले कोशिश करें कि हमारे आसपास नीम के जो पत्ते हैं, यदि पोटेशियम की कमी है, हमारे नाइट्रोजन की कमी है, या कमी किस बात की है, तो वो हम अपने तत्व देखें कि हमारे आसपास मेड़ों पर कौन कौन से पौधे हैं जिनसे उस जमीन की जो आवश्यक जो तत्व की पूर्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है। नहीं तो हम पैसा हम उसमें लगाते हैं, एक एक जो पेस्टिसाइड की जो दवाएं होती है वो ला के हम डालते हैं, या खाद की बोरियां हम लाते हैं, उसमें पैसा हम लगाते हैं। इससे बेहतर है कि हम अपने आसपास जो पेड़ हैं और उन पेड़ों की पत्तियों में, उन पेड़ों की जो नीचे जमीन होती है, पेड़ों के नीचे जो पत्ते सड़ जाते हैं, उस मिट्टी को भी हम डालकर अपने खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई दे रहे हैं कि हमारे जो खेत के मेड़ों में जो पेड़ लगे होते हैं उनकी जो पत्ती सड़ती है उससे भी हमारे जो खेत की पोषक तत्व हैं वो पूरे हो जाते हैं, हमको बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कई बार होता है कि किसान भाई सोचते हैं कि ज़्यादा डाल दें तो हमको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये आपकी फसल के ऊपर और आपकी जो खेती करने के जो आपके तरीके हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपने आपके खेत में कंदीय फसल लगाई, कंद वर्गीय फसल, तो उसमें आपको खाद की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा देना पड़ेगी। अच्छा। जैसे हम लगाते हैं जिमीकंद लगाते हैं अपने खेतों में, या हमारे खेतों में हम सलजम जैसे लगाते हैं, गाजर हम लगाते हैं, तो उसमें हमें वो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और यदि हम वो नहीं लगा रहे, कंद वर्गीय नहीं है, और हम जो ऊपरी जो फसल लेते हैं, तो वो कौन सी आप लगा रहे हैं? सोयाबीन हम लगा रहे हैं आने वाले समय में, तो वो भी बिल्कुल हमारे किसान भाई पहले इस बात का बेहद अच्छी तरीके से चयन कर लें कि उन्हें अगली खेती किस चीज़ की लेनी है, और उसी के तरीके से वो अपना मिट्टी परीक्षण कराएं और उस अनुशंसित मात्रा में ही आप अपना जैविक उसमें उर्वरक डालें और काम करें। मूंग की जैविक खेती, अभी क्योंकि जैविक की बात चल रही है, तो मूंग की जैविक खेती अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं तो संक्षिप्त में जानकारी कि किस तरह क्या करें? जी, किसान भाइयों को मूंग की जैविक खेती करना चाहिए, और किस प्रकार से करें। जिस प्रकार से कि किसान भाई अभी लगभग कहीं कहीं मूंग की बुवाई बाकी है, बाकी लगभग सभी जगह मूंग की बुवाई हो चुकी है, बट कीट और रोग प्रबंधन के लिए किसान भाई उसमें जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं। येलो ट्रैप है वाइट फ्लाई के लिए, एक वाइट फ्लाई जो पीला मोजक रोग आता है उसके लिए हम येलो ट्रैप का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से थ्रिप्स आती है, तो थ्रिप्स के लिए हम ब्लू ट्रैप का यूज कर सकते हैं। जितना भी है जैविक प्रबंधन करना है। बिल्कुल। अब एक मीठा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि गन्ने की अगर हमारे किसान भाई अभी फसल लिए हुए हैं, वो किस तरह से अभी समसामयिक कार्य करें? गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य है, जैसे शरदकालीन जो गन्ना लगा हुआ है उसमें अभी लगभग निदाई का काम करें और मिट्टी चढ़ाने का काम किसान भाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो उर्वरक, अनुशंसित उर्वरक की मात्रा है वो उर्वरक की मात्रा डाल सकते हैं। लगभग 75 किलो डीएपी और 50 किलो यूरिया और 50 किलो पोटाश की मात्रा लगभग किसान भाई इस बार उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मूंग की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान दें, संक्षिप्त में बताएं। मूंग की खेती में सबसे पहली प्राथमिकता हमें ध्यान देनी होगी कि हम जो पानी जब हम फेरते हैं, मूंग में जब पानी जब डालते हैं, तो वो शाम का समय
नहीं यूज करते सुबह, जल्दी हो 11 बजे से पहले, या फिर शाम को करना है तो 4 बजे के बाद उसमें पानी मूंग में देना चाहिए। एक तो पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हम पानी किस समय हमें देना है। दूसरा ये है कि हम मूंग की खेती जब हम करते हैं तो मूंग की जो फसल है उसका जो बीज का हमने चयन किया है, तो उसके आधार पर हमें हम साइड डालते हैं, तो वो यदि हाइब्रिड बीज है तो उस पे आप केमिकल्स वाली जो पेस्टिसाइड है वो आप डालिए, और नहीं देसी आपने मूंग बोया है तो आपको गौमूत्र से बनी हुई जो दवा है, कीटनाशक है, वो आपको डालना है। और यदि आपने हाइब्रिड पे जैविक डाला तो वो उस पे वो एक दूसरे को ऑब्जर्व नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही है। जो मेरे ख्याल से आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि सहमत हैं आप इससे कि मतलब अगर आपने देसी बीज लिया है, देसी नस्ल ली है, देसी प्रजाति ली है, तो उसका देसी तरीके से प्रबंधन करें, और अगर आपने हाइब्रिड लिया है, संकर किस्म ली है, तो उसका उस तरह से करें। बेहद ही अच्छी और सार्थक चर्चा आप लोगों के साथ हुई। आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हमारा था जायद फसलों में समसामयिक कार्य। आप हमारे स्टूडियो में आए, डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, और हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा सार्थक रहेगी। लेते हैं हम विदा, दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।